हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल शिव उपाध्याय बायो क्लास में। साथियों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th के जो हमारा गन शॉट चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने 3 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट किया है। रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हमने इन 3 चैप्टर्स के विषय में ऑलरेडी डन किया है। आज हम बात करने वाले हैं उसी क्रम में। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। नेम इज़ दैट, एज यू सीन दैट ऑन द बोर्ड, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रश्न यहाँ पे ये होगा बेटा कि इनहेरिटेंस ऑफ द वेरिएशन का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहना चाहता है। तो दोस्तों देखिए, वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा होगा, लगेगा, आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, और जो दोस्त हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब ना किए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए, द क्वेश्चन इज दैट सर व्हाट इज़ द इनहेरिटेंस। क्यों हम प्रिंसिपल पढ़ते हैं किसी भी कैरेक्टर्स को आगे जानने के लिए। यानी ये चैप्टर से क्लियरिटी देख लीजिए। कहता है कि इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस मतलब दोस्तों ये होता है कि कैरेक्टर्स जो होता है पेरेंट्स के प्रोजनी में डायरेक्टली पहुँचें एज इट इज़। वेरिएशन शब्द कहता है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं या जो ट्रेट्स होते हैं पेरेंट्स के, या जो हमारे जो F1 जनरेशन में होते हैं माता पिता, उनके लक्षण कैसे बच्चे में जाता है। यानी इन्हीं सारी बातों को हम इस चैप्टर्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर की जो शुरुआत है, यानी जो उसकी बुनियाद है, व्हाट इज़ द बेस ऑफ दिस चैप्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं बोर्ड पर पूरी बातें मैंने लिख रखी हैं, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस चैप्टर्स को या इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेने वाले कौन थे, ये बात जानना है। उन्होंने क्यों किस प्लांट को चूज़ किया और रीज़न क्या था, क्या उन्होंने तर्क दिया इसके बारे में। अर्थात हम इस चैप्टर्स में या इस टॉपिक्स में ये देखेंगे कि सबसे पहले हम जेनेटिक्स की बात करेंगे। दोस्तों जेनेटिक्स आपको पता होगा कि कोई भी जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पेरेंट्स से कैसे प्रोजनी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, पेरेंट्स से प्रोजनी में ट्रांसफ़र होना, यानी ये बातें जो है जेनेटिक्स के विषय में सबसे पहले जेनेटिक्स वास्तव में किसने बताया था। तो जेनेटिक्स के एक प्रकार से जो मॉडर्न फादर के रूप में जाने जाते हैं डब्ल्यू बैटसन साहब हैं। कौन है ये? डब्ल्यू बैटसन। उन्होंने सन 1909 में आप देख सकते हैं, सॉरी 905 में आप देख सकते हैं कि डब्ल्यू बैटसन साहब ने सबसे पहले जो टर्म दिया था जेनेटिक्स। जब जेनेटिक्स टर्म आने लगा तो लोगों को लगा कि हाँ ये कुछ तो है इसमें, लेकिन अभी भी इसके विषय में ज़्यादा जिम्मेदारी या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी के पास कलेक्ट नहीं था। बट उन्होंने एक शब्द जरूर बता दिया। उन्होंने कहा जो जेनेटिक्स होता है, जो मैंने बताया है टर्म, इसमें 2 चीज़ का डील हम करते हैं। यानी वी आर स्टडिंग इन दिस टॉपिक्स, दैट इज़ अ हेरिडिटी एंड द वेरिएशन। अब शब्द आया हेरिडिटी एंड वेरिएशन क्या था। जैसे इनकी बात शुरू होने लगी या जैसे उन्होंने अपनी बात रखी, फिर तुरंत आगे जो वास्तव में जो रियल फादर माने जाते हैं, होता ना कि पिता होते हैं बस वैसे नाम के, एक होता है जो वास्तविक फादर है, मेंडल साहब, जॉन ग्रेगर मेंडल। जॉन ग्रेगर मेंडल साहब जब आए तो इनको कहा कि ये मेन फादर माने जाएंगे, ही इज़ अ फादर, एग्जैक्टली फादर। कौन है? जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था किस पर? जेनेटिक्स पर। सोचिए, लोग नाम देते हैं, उन्होंने नाम पर क्या किया? अमल किया, विश्वास किया, और उस पर डिस्कवरी करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने जेनेटिक्स पे पूरी की पूरी एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या, ये तो हो गए, लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई जो किसी चीज़ को और ज़्यादा डिटेल में एक्सपेरिमेंट करते थे, तो वो बताया गया कि जब हम एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के बारे में देखेंगे। यानी जेनेटिक्स नाम ले लिया, कोई फादर बन गया, कोई मॉडर्न बन गया, लेकिन मैं एक्सपेरिमेंट करके बताने वाला हूँ। तो ऐसे जो फादर बने वो हमारे मॉर्गन साहब थे। मुर्गा ना समझना, मॉर्गन साहब, ठीक है। वहीं पर एक हमारे बहुत ही होनहार साइंटिस्ट निकल कर आया जिसका नाम था ए गैरोड साहब, जिन्होंने कहा मैं ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में बताऊंगा। यानी ये सबसे पहले इन्होंने बहुत सारे ऐसे हम कह सकते हैं चीज़ों के विषय में बताने का काम किया था जो ह्यूमन के, जिन्हें फर्स्ट डिसऑर्डर जो था ह्यूमन के जो मेटाबॉलिज्म था, यानी जिसको ब्लैक यूरिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इन्होंने उसके बारे में डिस्कवरी कर दी। अब ये सब जेनेटिक्स यानी जीन लेवल पर बात कर रहे हैं। जीन लेवल पर डिस्कवरी करना अपने आप में एक चुनौती होता है, यानी कि इट इज़ अ वेरी टफ। नॉर्मल तो सभी लोग कर लेंगे, लेकिन जीन लेवल पर करना दैट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों कि ये क्यों इनको हमने फादर का दर्जा दिया, वाई। रीज़न इज़ दैट जो हमारे जॉन ग्रेगर मेंडल साहब थे, एक्चुअली क्या थे, ये इनको मैथ, इनको फिजिक्स,
बहुत सारी ज्ञान के बारे में बहुत सारे विषय माना जाता है कि मैथ्स में बहुत एक्सपर्ट थे। हालांकि ये शुरू इनके पिता बहुत ही गरीब परिवार के थे, चूँकि ये फैमिली से बिलोंग करते थे, चूँकि फार्मर थी। जब वहाँ से बिलोंग किए तो ये रहने वाले ऑस्ट्रिया के थे। उन्होंने कह सकते हैं कि वहाँ एक गांव सिलसिया, उस गांव में उनका जन्म हुआ और उसके बाद में ऑस्ट्रिया से होते हुए ये फिर धीरे धीरे सफ़र शुरू किया पढ़ाई का। चूँकि इनका इंटरेस्ट करने का जो था, मतलब किसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट करने के शौक बहुत ज़्यादा थे। जब कहा जाता है, जब अपने फादर के साथ जब खेतों में जाते थे तो फादर से पूछते थे कि ये पौधा लंबा क्यों है, ये छोटा क्यों है, इसके सीड क्यों कलरफुल हैं, ये राउंड क्यों है। यानी बहुत सारे साइंटिस्ट जो उस समय के दिमाग लगाते थे, इन्होंने उस पर बचपन में ही जानने की कोशिश की। हालांकि इनके पेरेंट्स इस पर कोई इन्फॉर्मेशन, कोई जानकारी इनको ज़्यादा देते नहीं थे, लेकिन इनका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं साइंस के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रहा। मेंडल साहब जो थे, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इन्होंने जब वो ऑस्ट्रिया में, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर उन्होंने जब पादरी के रूप में अपना ग्रहण किया जगह, तो वहाँ पे दोस्तों इनको मतलब इंटरेस्ट ज़्यादा था, तो इनको एक वहाँ पे गार्डन दे दिया गया कि ऐसा करो कि आप यहाँ के पादरी तो बन जाओ, ठीक है, मॉन्क बन जाओ, इट्स ओके, आपको मैं ग्राउंड देता हूँ, क्योंकि आपका जो है ज़्यादा रुझान पौधों पे है, तो आप एक प्लांट करो। लगभग 10,000 पी प्लांट पर इन्होंने मतलब अपने यहाँ लगा के रखे थे। हालांकि इन्होंने स्वीट पी पर ही, यानी पायसम सटाइवन पर एक्सपेरिमेंट ज़्यादा किया। ये भी रीज़न आते हैं क्यों, अभी मैं आगे बताऊँगा। जब इन्होंने पी प्लांट पर लगभग 7 वर्षों तक खूब ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया, यानी इन्होंने पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा करवा लिया। लेकिन जब इन्होंने ये पूरी एक्सपेरिमेंट की तो होता क्या था कि इन्होंने इनकी ज़्यादा लोग जब अपनी, इन्होंने एक साइंटिस्ट का एक कह सकते हैं कि ग्रुप बुलाया कि हाँ हम अपनी बात बताना चाहते हैं, ये जानना चाहते थे कि जो पेरेंट्स होते हैं उनके कैरेक्टर्स कैसे पौधे में, कैसे बच्चों में जाते हैं। तो ये सारी ऑल ओवर चीज़ें उन्होंने डिस्कवरी की, अध्ययन किया, स्टडी किया। फिर उन्होंने सोचा कि उन्हें हम एक ग्रुप बुलाएं साइंटिस्टों का, जिसमें उस हब में लोग सुने मेरी बात को। हालांकि जब ये बताए तो उन लोगों ने बिना मन के ताली लगाया, कोई ज़्यादा इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा था। हालांकि उनको समझ में आ गया था कि जो मैं बता रहा हूँ शायद इस पर देयर आर नो वन कैन बी इंटरेस्ट। ठीक, अब जब इंटरेस्ट नहीं था तो फिर इनको ज़्यादा धीरे धीरे फिर वहाँ पे क्या कर दिया, हटाया गया। इनकी बातों को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। रीज़न आने लगा कि अब ये करें तो क्या करें। हालांकि इन्होंने अपना बहुत समय व्यतीत किया है इस पौधों पर, पी प्लांट पर, और ये जेनेटिक्स के वजह से नहीं फादर बने। इन्होंने कहा जेनेटिक्स जो होता है 2 टर्म में, एक है हेरिडिटी, एक है वेरिएशन। हेरिडिटी कहता है कि पेरेंट से, यानी प्रोजनी में कैरेक्टर्स ज्यों का त्यों निकल जाना, वो हमारे लिए हेरिडिटी कहता है। देयर इज नो वेरिएशन, यानी हम कहते हैं द डिग्री ऑफ कैरेक्टर्स। देखिए मैंने लिखा इनहेरिटेंस जो होता है, ये क्या करता है, पेरेंट, इसको हेरिडिटी को हम इनहेरिटेंस के रूप में भी जानते हैं। ध्यान दीजिए, पेरेंट्स के कैरेक्टर प्रोजेनी में क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये हमारे एज अ डिग्री फॉर्म में आता है। लेकिन दोस्तों जब वेरिएशन होता है तो वेरिएशन किस में होता है, क्या पूरा बॉडी वेरिएशन हो गया, क्या वो शकल जो था दूसरा बदल गया, क्या उसमें बहुत सारी बदलाव दिखाई पड़े? जी नहीं, उसमें क्या होता है, डिग्री ऑफ डिफरेंस होता है। यानी कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म के कुछ डिग्री, कुछ नंबर क्या होते हैं, बदल जाते हैं, और वो कैरेक्टर प्रोजेनी पेरेंट्स से कहाँ चले जाते हैं, प्रोजेनी में चले जाते हैं। यानी फैमिली मेम्ब्रांस में बहुत सारे ऐसे चेंजेस आपको दिखाई पड़ते हैं। जैसे मान लेते हैं एक पेरेंट्स है, उस पेरेंट्स के 4 संतानें हैं, ठीक है ना, 4 चिल्ड्रंस। अब चारों चिल्ड्रंस के रूबरू शक्ल थोड़े ना सेम मिलेंगे, कोई ब्लैक भी हो सकता है, कोई ज़्यादा ब्लैक होगा, कोई सांवला भी हो सकता है, किसी के कर्ली हेयर होंगे तो किसी के बाल के अलग स्टाइल्स होंगे, नाक लंबी होगी, आँख छोटे होंगे, ब्राउन होंगे, भूरे होंगे, लाल होंगे, कैसे भी होंगे, कान का एयरलोब देखा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो फैमिली के मेम्ब्रांस होते हैं उनकी सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़। मेन मुद्दा है जेनेटिक्स में सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ के बारे में डिस्कस उन्होंने सबसे पहले बैटसन ने बता ही रखा था। उन्होंने इस बारे में डिस्कस किया कि जी वेरिएशन हम ये नहीं कहते वेरिएशन, हम कहते हैं कि प्रोजनी जो हमारी बनी है उस प्रोजनी में वेरिएशन देखने को मिलता है, अलग अलग उनके कैरेक्टर्स, अलग अलग ट्रेड्स को लेकर के। तो इसी को उन्होंने वेरिएशन शब्द से इसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, बात यहाँ तक चलिए। अब इन्होंने क्या क्या बात की अभी मैं बताता हूँ कि जुलाई 22 से कैसे उन्होंने अपनी कहानी शुरू की थी और 1822 से लेकर के कहाँ तक ये चले थे, क्या सफ़र था इनका, कब ये 56 से 63 अपने 7 वर्षों में क्या अध्ययन किया, कितने वर्ष अध्ययन किए, कितने प्लांट्स के कैरेक्टर को आइडेंटिफाई किया, ये सारी बातें मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए कुछ बात मैंने लिखा है दोस्तों, फादर ये बात मैंने बता रखी है। अब मैं बताता हूँ फैक्टर। जब ये अध्ययन कर रहे थे तो इन्होंने ये नहीं बताया था कि पेरेंट्स से या क्या प्रोजनी में जाता है, उन्होंने कहा कुछ चीज़ जा रही है, तो उस चीज़ को उन्होंने नाम दे दिया दैट इज़ अ फैक्टर कहा। अब फैक्टर बता दिया तो ये बड़ा लफड़ा था कि भाई फैक्टर क्या होता है, कुछ जा रहा है तो उसका नाम ही तो बता दो, नहीं बता पाए थे। तो इन्होंने एक शब्द दिया था दैट वाज अ फैक्टर। ठीक, बाद में जब जोहानसन साहब आए तो जोहानसन ने 909 में डिस्कवरी कर दी जीन की। जब जीन की डिस्कवरी हुई तो इन्होंने कहा ओ माय गॉड दैट वाज नॉट अ फैक्टर दैट वाज जीन।
जब बाद में डिस्कवरी हुई थी तो ये बात आया था, अभी आगे बताता हूँ। फिर देखिए वहाँ पे एक शब्द आता है एलिल। एलिल आप जानते हैं दोस्तों कि एक प्रकार से किसी जीन के यानी होमोजीनियस क्रोमोसोम पर जो जीन हमारे लगे होते हैं एक पर्टिकुलर सेम प्लेस पर, सिमिलर प्लेस पर, यानी एक लोकाई जो होता है उनका, उस लोकस पर पाए जाने वाले जो अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं जीन के, उस जीन को जो लोकाई पे होते हैं कहाँ पर, होमोलोगस क्रोमोसोम पर, इसी का नाम हो जाता है हमारा क्या, एलिल कहा जाता है। ये किसने बताया था, वैटसन ने ही बताया था इसके बारे में, ठीक है। दोनों एलिल जैसे एक लंबा के लिए जिम्मेदार है, एक बौने के लिए जिम्मेदार, दैट वाज द टॉल, अदर वाज द डॉर्फ। तो बोथ टॉल एंड डॉर्फ दो, एक जीन के दो फॉर्म हैं, दो अल्टरनेटिव फॉर्म हैं, ये दोनों आपस में तो एलिल हैं लेकिन आपस में एलिलोमॉर्फ कहे जाते हैं। क्लियर है। अगला देखिए होमोजाइगस। होमो मतलब सेम, जाइगस मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर कैरेक्टर से बात करेंगे, कोई फैक्टर है, यानी बताएंगे आइडेंटिकल फैक्टर। जब कोई चीज़ होता है तो उस आइडेंटिकल फैक्टर को हम बोलते हैं क्या, कि ये होमोजाइगस कैरेक्टर्स के रूप में जाने जाते हैं। जैसे कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल टी। इसमें ये नहीं देखा जाता है कि यू आर द डॉर्फ और द टॉल, नहीं डोमिनेंसी और रिसेसिव का कोई लफड़ा यहाँ पे नहीं है। सिंपली जानिए कि सिंपल एक जैसे होने चाहिए बस। अब देखिए बताया गया कि हेटेरोजाइगस का है, तो हेटेरोजाइगस में बस इतना बता दिया गया कि जैसे आइडेंटिकल फैक्टर थे उसमें डिफरेंट फैक्टर दिखाई पड़ेंगे, यानी एक कैपिटल टी होगा टॉल के लिए, सेकंड इज द डॉर्फ, तो ये हमारा हो गया कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो डिस्कवरी हुई थी वैटसन ने ही किया था इसका भी, तो वैटसन ने खोज कर दी हमारे दोनों के लिए, होमोजाइगस हो चाहे हेटेरोजाइगस हो। आइए फिनोटाइप। देखिए फिनोटाइप बेटा होता क्या है ना, कि फिनोटाइप में बताइए कि एक्सटर्नली एंड मॉर्फोलॉजिकली जो कैरेक्टर्स होते हैं जिसको हम शो कर सकें बाहर से। अब जैसे देखिए कोई लड़का काला है कि गोरा है ना, फेयर है या बिल्कुल वाइट है या कैसा है, वो चीज़ आपको देखना होता है। लंबाई क्या है बच्चे की, पौधा या बच्चा लंबा है कि छोटा है, आँख कैसी है, कलर कैसा है, उसकी स्किन का कलर क्या है, हेयर का स्टाइल क्या है, नाक लंबी है पतली है, एयर लोब चिपका हुआ या अटैच है या कि फ्री लोब होता है, ये तमाम चीज़ें जो बाहर से आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। यानी मैंने कहा कि मॉर्फोलॉजिकली आप देख सकते हैं, इस कैरेक्टर्स को बोलते हैं फिनोटिपिक कैरेक्टर्स कहा जाता है। बात समझ में आई, ये सब आगे आपको जब मैं एक्सपेरिमेंट सिखाऊंगा मेंडल का तो उसमें सब चीज़ें आएंगी, ठीक। फिर देखिए जीनोटिपिक क्या है, जीनोटिपिक एक जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी हम कह सकते हैं कि जेनेटिक जब इसका कॉन्स्टिट्यूशन बनता है किसमें, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो इसी को हम बोलते हैं जीनोटाइपिक। यानी जीनोटाइपिक मतलब होता है कि ऐसे कैरेक्टर्स जो जीन लेवल पर होते हैं, विच कैन नॉट बी शो या विच कैन नॉट बी अपीयर फ्रॉम द आउटर सर्फेस, इज कॉल्ड एज अ जीनोटाइप, गिवन बाय द जोहानसन साहब। इन्होंने जोहानसन बताया था, जोहानसन साहब ने फिनोटाइप और जीनोटाइप के विषय में एक्सप्लेन किया, ठीक है बात। आइए अब बताते हैं कि मेंडलिज्म होता क्या है। देखिए मेंडल के नियमों को समझना, फॉलो करना, सिद्धांतों को पढ़ना, दैट इज़ द मेंडलिज्म। इज्म मतलब होता है पढ़ना हुआ, है ना। तो ये हमारे जैसे नेशनलिज्म, नेशनल माने राष्ट्र, नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद, तो मेंडलवाद, मेंडल की बातों को समझना, उनके विषय में विचार करना, इंटरेस्ट पैदा करना, दैट इज़ द मेंडलिज्म। क्या थे ये मेंडलिज्म के बारे में मैंने आपको बताया कि मेंडल एक पादरी थे, एक्सपेरिमेंट करते थे प्लांट पर, जो हाइब्रिडाइजेशन जैसे प्रोसेस पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। हालांकि इनका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा मैथ में था, लेकिन वो जब प्लांट में इंटरेस्ट ज़्यादा देखा गया तो फिर बायोलॉजी के क्षेत्र में कूद पड़े। चूँकि मैथ की लत पहले से लगी थी, तो मैथ की जब लत लग जाती है तो लोग सोचते हैं यार कि अब हम बायो तो ले, लेकिन मैथ वाला तो पुराना कीड़ा अंदर पड़ा हुआ है। अब वो कीड़ा बीच बीच में बायोलॉजी में इन्वॉल्व कर देते थे, मैथमेटिकल एनालिसिस करते थे, स्टैटिकल पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म तैयार करते थे, जिससे चीज़ों को काउंट करते थे, लिखते थे, नोट करते थे, रिकॉर्ड तैयार करते थे। अलग साइंटिस्टों को बड़ा खलता था कि ये जो है बावली पूछ आया है बायोलॉजी में मैथ लगा रहा है, इसको भगाओ यहाँ से। जिस वजह से मैंने मैथ छोड़ रखी थी, ये तो बायोलॉजी में लाकर मैथ फिर से इन्वॉल्व कर रहा, भाई इसको हटा ही दो। तो ये तमाम चीज़ देखने पर मिलता है, जिसकी वजह से इनको लोग वैसे भी लाइक नहीं करते थे, कहते थे हटा दो इसको। तो मैकेनिज्म क्या था, इन्होंने इन हेरिडिटरी प्रोसेस की मैकेनिज्म के बारे में समझाने का काम क्या था। जुलाई 1822 से लेके 84 तक इनका कहानी शुरू रहा। ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, उसके गांव का नाम था सिल्थिया, जहाँ पे मोंक थे, कहाँ पर, ब्रून शहर में, यानी ब्रून सिटी था, वहीं पे मोंक के रूप पे थे, पादरी थे, ठीक है। इंटरेस्ट ज़्यादा था इनका, इसीलिए इनको 2 साल के लिए इसकी डिग्री के लिए वियना भेज दिया गया था, ठीक है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा इनको पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। देखिए 1856 और 57 इन्होंने वर्क किया था, कहाँ पर, पी प्लांट पर। कब तक किया था, 1863 में, लगभग 7 वर्षों तक इन्होंने इस पर अध्ययन किया था। चूँकि ये पब्लिश हुई थी, इनकी एक बुक थी, एक पेपर थे जो 1865 में इनकी बुक पब्लिश हो गई थी। एंड इनका एक पेपर था जिस पर एक्सपेरिमेंट इन्होंने दिया था, एक्सपेरिमेंट इन द प्लांट हाइब्रिडाइजेशन,
ये बुक भी पब्लिश हुई थी, ठीक है, लेकिन इनको कोई ज़्यादा पॉपुलरिटी उस वक्त मिल नहीं पाई। हालांकि पूछा जाता है कि क्यों ये फेल हो गए थे, तो उस समय कोई प्रिंट मीडिया का ज़माना था, ना कोई टेलीफोन था, नहीं कोई ज़्यादा इनको ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करता था। कह सकते हैं इनकी पॉपुलरिटी थोड़ी कम हुई थी, इस वजह से बेचारे फेल हो गए थे वहाँ पर। इनको ज़्यादा कोई लाइक करता नहीं था, सुनता ही नहीं था, जानता ही नहीं था, पेपर वगैरह में कोई पढ़ता ही नहीं था, कोई इत्तेफाक दे ही नहीं रहा था इनको कि कोई हाँ उसको दे दीजिए न्यूज़, तो जाकर के लोगों के पास पहुँचे। ऐसा अगर लगता था तो लोग रोक भी लेते थे। फॉर दैट रीजन्स ही वॉज नॉट अ पास दैट टाइम। बट आफ्टर सम टाइम क्या हुआ कि जब ये डेड हुए, यानी एक्सपायर हो गए 1884 में, विदाउट एनी क्रेडिट। अब बेचारे को जो क्रेडिट चाहिए था वो क्रेडिट मिला ही नहीं, लेकिन ये बेचारे चल पड़े 1884 में टपक पड़े। अब हुआ क्या, आफ्टर द 16 ईयर, जब ये मर गया उसके 16 साल बाद, 84 में मर गया, 84 में 16 जोड़िए 1900 आ गया। जब 1900 का समय आया तो दोस्तों क्या हुआ कि इन्हीं के कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट को रीडिस्कवर करना शुरू कर दिया गया। क्या हुआ, रीडिस्कवरी शुरू कर दी। कौन क्या, कार्ल कॉरेन साहब थे, कहाँ के, जर्मन के रहने वाले थे, जर्मनी के थे। एक्सपेरिमेंट क्या था, ऑन द मेज, मक्के पर अध्ययन इनका ज़्यादा रहा है, मैं बताता रहूँगा, नाम पूछा जाता तीनों का। दूसरा ह्यूगो डिवेरिस, हॉलैंड के रहने वाले थे। एक्सपेरिमेंट ऑन द एवनिंग प्राइमेरोज, तो उन्होंने एवनिंग प्राइमेरोज पर किया था। वहीं पर जो तीसरे वैज्ञानिक हमारे थे, जो एक नाम था इनका क्या, इवॉन शेरमार्क, ये कहाँ के थे, ऑस्ट्रिया के थे, जिन्होंने कहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया था, डिफरेंट टाइप ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट पर इनका अपना अध्ययन चला था। ये बात क्लियर है। जैसे ये तीनों वैज्ञानिकों ने दोस्तों जब डिस्कवरी शुरू की थी तो उनको लगा था यार हम कर तो रहे हैं, लेकिन देखा जाए, जब डिस्कवरी शुरू हुई तो ये लोग अचंभे में पड़ गए। कहा बताइए, मरे हुए 34 वर्ष इनके मतलब जो इनकी एक्सपेरिमेंट थी ना, 34 वर्षों तक हिडन रहेगी, छिपी रहेगी। देयर इज़ नो एनी इन्फॉर्मेशन टू एनीवन अबाउट द एक्सपेरिमेंट। अब मसला जब तीनों ने रिडिस्कवर किया तो अचंभे पड़ गए कि बताइए जो आज के समय में लोग ढूंढ रहे हैं वो तो साहब ने बहुत पहले ढूंढ के रख चुका है। सोचिए, हाँ ये था कि मेंडल साहब ने फैक्टर की बात की थी, वो माय गॉड फैक्टर नहीं तो वो तो जीन था ना, यानी देखिए उन्होंने फैक्टर कर रहे थे। बट आज पता चला कि भैया वो फैक्टर जो ये आज के लोग जीन चिल्लाते हैं इधर उधर गली गली में, वो साहब 40-50 साल पहले बता के गए थे, वो फैक्टर ही था। यानी फैक्टर को रिप्लेस कर दिया गया, कहाँ पे, जीन पे कर दिया गया। बात समझ में आई। हिडन हो गया 34 साल तक एक्सपेरिमेंट। फिर देखिए पूछा गया कि व्हाई द पी को ही क्यों चूज़ कर लिया। बहुत सारे तो अरहर में जाओ, गेहूँ में जाओ, राइजा सटाइवा में जाओ, बीट में जाओ, टिटका मेस्टिबम में जाओ, बट ओनली द चूज द पी प्लांट बाय सम टाइप ऑफ रीजन। ये शॉर्ट लाइफ टाइम होता है, बहुत कम समय के लिए, 2 से 3 महीने में तैयार हो जाता है। इसमें कह सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग भी बन जाती है, जिसमें बहुत सारे कंट्रास्टिंग ट्रेड्स भी मिलते हैं, कोई लंबा, कोई बौना, कोई लाल, कोई पीला, कोई पॉट कैसा है, ये वगैरह वगैरह है ना, ये सारे कैरेक्टर दिखाई पड़े। और फिर उसमें देखा गया कि सॉफ्ट, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस ज़्यादा है, अपने में क्रॉस सेल्फ करवा लिया गया, नो प्रॉब्लम हो गया। हाँ, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन कराया जा सकता है आर्टिफिशियली, यानी आप क्या करिए आर्टिफिशियली इसको क्रॉस पॉलिनेशन करवा सकते हैं अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग, जो आएगा बताते रहेंगे इसमें हम। फिर देखिए इसको ईजी कल्टिवेट कर सकते हो आप, ईजी कल्टिवेशन करना आसान है मटर के पौधे को, ठीक है ना। इसके यूज़, इन्होंने क्या यूज़ किया था, बस इसी वजह से थोड़ा और फेल हो गए थे, मैथमेटिक्स यूज कर दिया, स्टैटिकली रिकॉर्ड रख दिया, मैथ की वजह से मैथ पूरा फॉर्म रख दिया, मैथ फार्मूला लगा दिया। इस वजह से जो और साइंटिस्ट थे हमारे, जो कह सकते हैं जो बायोलॉजी के, वो इनसे कह सकते हैं नाराज़ हो गए कि भाई साहब तुम मैथ वाले हो, तुम जाओ मैथ में जाओ, यहाँ मत आओ, देयर इज़ नो प्लेस फॉर यू, गो, भगा दिया गया समूल प्रकार से। हुआ क्या, इसमें आता है एक चीज़ यानी कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्या दोस्तों, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन वही है जिसमें हम करवाना चाहते हैं क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। आप क्या करते हैं कि रिमूवल ऑफ द मेल पार्ट, जो वहाँ पे मेल स्टेमन वाला भाग है उसको हटा दो, मेल वाला हटा दीजिए, बचा क्या, फीमेल बचा। अब अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग क्या करिए, उसको ला करके कोई मैच्योर्ड एंथर उसी में बैग में रख दीजिए, फिर उसको बैग में रखिए, बैग किया, बैगिंग बांधिए, टैगिंग करते हुए छोड़ दीजिए उसको। आफ्टर सम टाइम व्हेन द पॉलन डाइजेशन ऑन दैट, आप देखेंगे फिर एक नया प्लांट वहाँ पे जर्मिनेट कर जाएगा। तो ये होता है हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये भी एक्सपेरिमेंट था इनका मेंडल साहब को। अब देखिए इन्होंने जो कैरेक्टर्स लिए थे, पूछा जाता है कि कौन कौन 7 कैरेक्टर लिए थे। जब 7 साल को अध्ययन करता है, 56 से 63, 56 से 63, तो फिर कौन से प्लांट को उन्होंने कैसे थे, कौन सा कैरेक्टर्स पी के लिए थे। तो पी के कैरेक्टर्स क्या थे दोस्तों, मैं बताता हूँ। देखो फ्लावर का दोस्तों, फ्लावर कैसा होगा, या तो वायलेट होगा या तो वाइट होगा, ये होते हैं। कलर क्या होगा उसका, देखिए फ्लावर के कलर वायलेट या वाइट। फिर देखेंगे उसके सीड के शेप कैसे हैं, तो राउंड या रिंकल्ड होगा। सीड के कलर्स
अब देखेंगे सीड जो कलर्स बनाएगा वो सीड का कलर येलो होगा, ग्रीन होगा। पॉड के कलर कैसे होंगे, ग्रीन होगा, येलो होगा। या पॉड का शेप कैसा होगा, इन्फ्लेटेड होगा या फिर कंस्ट्रक्टेड होगा। या हम बता सकते हैं इसकी हाइट कैसी होगी, लंबी होगी, टॉल होगी या डॉर्फ होगी। या फिर फ्लावर का पोजीशन क्या होगा, या तो बिल्कुल टॉप पे लगा रहेगा यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल एरिया, या तो यहाँ किनारे लगा रहेगा जिसको बोलते हैं एक्सियल एरिया। तो ये जितने भी ऊपर लिखे हुए हैं वायलेट, राउंड, येलो, ग्रीन, इन्फ्लेटेड, टॉल एंड एक्सियल इज द डोमिनेंस, ये डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करते हैं। एंड आप देखेंगे वाइट है, रिंकल्ड है, ग्रीन है, येलो है, कंस्ट्रक्टेड है, डॉर्फ एंड टर्मिनल इज द रिसेसिव कैरेक्टर को ये शो करते हैं। समझ में आई बातें? तो ये चीज़ है। डोमिनेंस क्या होता है कि किसी भी जीन के मौजूदगी में जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर ले जाए, यानी दादा हो जो किसी के ना सुने अपने ही आप को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज अ डोमिनेंस। बट व्हाट इज द रिसेसिव? रिसेसिव इज दैट कैरेक्टर्स विच कैन नॉट रिप्रेजेंट देयर कैरेक्टर्स इन प्रेजेंस ऑफ अ अदर जीन। किसी एक जीन की मौजूदगी में जो अपने आप को ना बता पाए कि मैं हूँ कुछ, जो डोमिनेंस नहीं बल्कि वो रिसेसिव, यानी रिसेसिव कमज़ोर है, डोमिनेंट मजबूत है। डोमिनेंट और रिसेसिव एक साथ हैं तो डोमिनेंट की बात सुनी जाएगी, ना कि रिसेसिव। समझ में आई? रिसेसिव दब जाएगा तो वो डाउन हो गया, डोमिनेंट उठ जाएगा तो डोमिनेंट के रूप में आता है। ये बात आपको उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। चलिए बेटा, अब उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा एक इस स्लाइड के अंतर्गत हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। देखिए इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, अब कुछ इम्पोर्टेंट जो मुख्य बातें हैं मैं अगले स्लाइड में आपको समझाने वाला हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए पहला स्लाइड तो आपने बहुत अच्छे से समझा, ठीक है, क्योंकि जो बेसिक पॉइंट थी वो बेसिक चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ द सेकेंड स्लाइड इज़ आल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें जितनी भी निचोड़ वाली बातें मैंने पूरी बात एक्सप्लेन कर रखी। अब आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से समझिएगा, कहीं तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वैसे तो बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ध्यान से देखिए। अब अगला दोस्तों आता है कि अब मेंडल साहब जब अपनी ये पूरी कहानी समझा चुके हैं तब इन्होंने कुछ नियम दिए हैं। इन्होंने कहा देखो इनके अंदर बचपन से बहुत ही चेष्टा थी हम ये जानने की कोशिश करते थे कि आखिर नए जो प्लांट हैं कैसे बनते हैं। प्लांट्स अगर है तो प्लांट की हाइट छोटी क्यों है, बड़ी क्यों है, फ्लावर्स कैसे हैं, उसके कलर्स कैसे हैं, उसके सीड कैसे हैं, यानी ये सब जानने की जो एक प्रकार से इन्फॉर्मेशन वो जानना चाहते थे। इतनी क्यूरियोसिटी उसके अंदर बहुत तगड़ी थी, इसीलिए उनका रुझान जो था कहीं ना कहीं इस फील्ड में ज़्यादा हो गया। अब देखिए मैंने कहा मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या था दोस्तों, आपको पता होगा कि जब हम F1 जनरेशन की बात करते हैं तो उसमें हम कुछ पेरेंट्स की बात करते हैं। पेरेंट्स मतलब देख सकते हैं कि इसमें प्योर टॉल प्लांट होगा, वहीं पर हम दूसरा पेरेंट लेते हैं जो कि प्योर डार्क प्लांट होता है। अब इसको आप चाहिए तो गैमेट भी बना सकते हो, ये देखिए गैमेट का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर भी वही गैमेट बनेगा। और जब एक गैमेट बन जाते हैं तो आपस में क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने के दौरान आपको जितने भी चारों गैमेट्स अभी मिलने वाले हैं और जितने भी मिल रहे हैं सब के सब कैसे होंगे, सब हाइब्रिड होंगे। हाइब्रिड मतलब क्या हो गया कि इसमें टॉल भी होगा, इसमें डॉर्फ भी है। हालांकि जो भी मैंने आपको समझा रिसेसिव और डोमिनेंट का अगर हम देखें यहाँ पे तो ये कैपिटल टी होने के नाते हमारे कैसे आते हैं, टॉल प्लांट आते हैं, लेकिन हाइब्रिड टॉल प्लांट आते हैं। समझ में बातें? अब मेंडल को इस बात की बड़ी तकलीफ थी कि यहाँ पर तो मैं प्योरिटी ले रहा हूँ लेकिन कोई प्योरिटी दिख ही ना रही, ये तो इस बस कैपिटल टी स्मॉल टी दिख रहा है, हाइब्रिड दिख रहा है, वो कैसे। अब यहाँ पर इनके जहन में एक बात आई कि अगर ये प्रॉब्लम्स है, यानी कि अगर हमको वो कैरेक्टर्स जो माता पिता में वो बच्चे में नहीं दिख रहे हैं, यानी कि F1 जनरेशन में हमको अगर ये चीज़ नहीं दिख रहा है तो घबराना नहीं है। F1 जनरेशन में पाए जाने वाले जो भी प्रोजनी हमारे होंगे, इस प्रोजनी का हम क्या करते हैं, सेल्फिंग करा देते हैं आपस में, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखिए इन्होंने दोस्तों सेल्फिंग करा दिया और सेल्फिंग के दौरान इनको 4 गैमेट मिले थे जो इसमें देखिए प्योर टाल भी था, प्योर डार्क भी था, बाकी दो हमारे कैसे थे, ये हाइब्रिड थे। इस प्रकार से इन्होंने इस रेशियो को क्रिएट कर दिया। उन्होंने कहा देखिए अगर प्योरिटी की बात करते हैं, यानी कि अगर नॉर्मल अगर आप फिनोटाइप लेते हैं तो फिनोटाइपिक में 3 हमारे कैसे हैं, हाइब्रिड हैं, कैपिटल टॉल, कैपिटल टी, ठीक है ना। तो 3 तो हमारे कैपिटल टी होने के नाते हाइब्रिड में आ गए, मतलब कि टॉल में आ गए। और एक हमारा क्या था, प्योर डॉर्फ था, अर्थात ये हमारा कैसा है, रिसेसिव हो गया। तो ये तो बाहर की दुनिया से देखने पर हमको पता चला। लेकिन जब आप जेनेटिक लेवल पर जाते हैं तो यानी जब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इसका देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये प्योर है, टॉल प्योर अलग रखिए, 2 हाइब्रिड टॉल हैं इनको अलग रखिए, एक प्योर डॉर्फ है इसको अलग रेशियो में दे दिया।
तो ये हमारी कैसे आ गई, जीनोटिपिक रेशियो में आ गया। यानी कि मेंडल ने पहले नियम में ये समझाने की कोशिश की अगर कोई कैरेक्टर्स अगर आपको F1 जनरेशन में नहीं मिलता है तो घबराना नहीं है, आपको क्या करना है, आपको सेल्फिंग कराते हुए अगले में देखना है कि वो कैरेक्टर मिल जाते हैं। जैसे जब आप पेडिग्री एनालिसिस समझते होंगे तो पेडिग्री एनालिसिस में क्या होता है, ऐसे ही कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, यानी उस जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को हम समझना चाहते हैं कि आखिर जो कैरेक्टर्स हमको या जो ट्रेट फादर में दिखे हैं वो हम बच्चों में देखना चाहते हैं। या मान लीजिए कि कोई बच्चा है जिसको कैंसर है, उन्होंने कहा भाई ये बच्चे में कैंसर क्यों हो गया, इसके माता पिता में है क्या, देखा गया नहीं है, तो वो आगे चले जाते हैं, यानी एक पूरा ट्री बना देते हैं, है ना। और ट्री बनाते बनाते पता लगता है उनके दादा दादी नाना कहीं ना कहीं किसी न किसी जनरेशन में क्या होगा वो चीज़ मिल जाती है। तो इसी को हम पेडिग्री एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। वो आगे आने वाली बात है, ये मैंने बता रखा है, ये सब समझिएगा। अब देखिए इन्होंने एक बात रखी है डाई हैबिट क्रॉस, उसी क्रम में देखिए अब मेंडल के जब दोस्तों क्या हो 3 नियम इन्होंने अपने आधार पर दिया। एक का नाम दे दिया था, मैं बताता चला हूँ, डोमिनेंस। डोमिनेंस के आधार पर इन्होंने कहा कि दोस्तों होता क्या कि जब ये गैमिट बनता होगा तो आपको पता होगा कि हम लोग लेते क्या हैं, एक टॉल प्लांट लेते हैं, एक डॉर्फ प्लांट लेते हैं। तो टॉल और डॉर्फ यानी एक साइड में टी होगा एक साइड में स्मॉल टी होगा, दोनों जब आपस में क्रॉस करते हैं तो ए बन जाता है हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाता है। बात समझ में बात। तो क्या आप इसको क्या कहते होंगे, ये पौधा बना है, प्लांट बना है, यानी जो प्रोजनी बनी है, क्या आप इसको डॉर्फ कहोगे, जी नहीं। यहाँ पर आप नियम लगाओगे डोमिनेंसी का, क्योंकि ये कैपिटल टी हमारा दबंग है और दबंग नेताओं की गिनती कहीं पर उनको खड़ा कर दोगे तो दबंग ही दिखा देंगे आपको। तो कैपिटल टी हमारा दबंग है, समझ में आया ना। जिससे हमारे इर्द गिर्द जो नेताजी हैं वो हमारे यहाँ दबंग है, उनके सामने कोई टिकुक नहीं पाता है, समझ पा रहे हो। तो यही यहाँ पर दबंगई भाई साहब दिखा रहे हैं। ये कहते हैं कि मैं हूँ, मेरे सामने ये सब चल नहीं पाएगा, तुम दादागिरी मत दिखाओ। तो ऐसे टी कहता है मैं डोमिनेंस हूँ साहब। तो इन्होंने बता दिया कि जहाँ टी दिख जाए, कैपिटल दिख जाए, तो वो अपने डोमिनेंसी को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज़ द लॉ ऑफ डोमिनेंसी। वहीं पर कहा गया कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दूसरा नियम कहा गया घबराइए मत। जब भाई साहब लोगों ने कैपिटल टी स्मॉल टी को लेकर क्रॉस करा रहे थे तो हम चाहते थे कि हम अपने अपने जीन को, अपने अपने गैमेट को सेपरेट कर लें, समझ में आई। जब यहाँ पर हमने गैमेट को सेपरेट करने की कोशिश की थी तो देखिए वहाँ पर बताया जाता है कि सारे के सारे जीन हमारे क्या हो गए थे, अलग हो गए। कैपिटल टी अलग, स्मॉल टी अलग, कैपिटल टी स्मॉल टी अलग, यानी इस प्रकार से सारे के सारे गैमेट हमारे क्या हो जाते हैं एट द टाइम फॉर द रिप्रोडक्शन। क्या होता है जब उसमें डिवीजन होगा तो सब क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्योरिटी ऑफ गैमेट के नाम से जानते हैं। ये बात क्लियर है। फिर देखिएगा इसी का तीसरा नेम होता है जिसको आप बोलते हैं 2 जीन ऑफ इनहेरिटेंस, या इसी को हम बोलते हैं डाई हैबिट क्रॉस कहा जाता है। जैसे मोनो हैबिट क्रॉस को 1 जीन ऑफ इनहेरिटेंस कहा गया, क्योंकि एक एक करेक्टर आपने लिया था कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। एक जीन के 2 एलील थे तो यही एक जीन के करेक्टर्स यहाँ पर आपस में क्या करवा दिया, आपने क्रॉस करवा दिया, दैट इज अ मोनो हैबिट क्रॉस। बट व्हेन यू आर टेकिंग द 2 जीन ऑफ कैरेक्टर्स, यानी आप ले सकते हैं कि 2 अलग अलग जीन को आपस में जब क्रॉस करवाते हो, जैसे कि हम जिसको क्या बोलते हैं, उसको डाई हैबिट क्रॉस कहा जाता है। बेटा क्या होगा वो, तो देखिए डाई हैबिट क्रॉस में कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, एक कैरेक्टर्स ये हमारा आर हो गया, एक कैरेक्टर वाई हो गया, ठीक है ना। तो यानी ये रेड येलो के लिए हो गया, ये हमारा आप देख सकते हैं किस तरह से, ये हमारा कह सकते हैं रिंकल ग्रीन के लिए हो गया, समझ में है। तो यानी इन्होंने पी प्लांट के ही कैरेक्टर्स को क्या रखा, 2 अलग ले लिए, यानी एक तो कैरेक्टर दिखा दिया कि हाँ उसके कलर्स क्या हैं, फिर उसके सीड के क्या शेप हैं, यानी हम बता सकते हैं कि उसके अलग अलग 2 कैरेक्टर्स को जब आपस में आप क्रॉस करवाते हैं तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं डाई हैबिट क्रॉस कहा जाता है या 2 जीन ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है। दोस्तों मैंने पूरा नहीं बनाया क्योंकि आप इसको पढ़े भी होंगे, हल्का समझा देता हूँ। जब इसका आप गैमेट बनवाते हो तो जब क्रॉस करवाते हो तो आपको एक रेगिनल्ड साहब जो थे इन्होंने एक व्यूज़ दिया था, एक चक्कर बोर्ड बना दिया था। और जब उन्होंने एक चक्कर बोर्ड दिया तो उसी के चक्कर बोर्ड के अंतर्गत आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे गैमेट मिल जाते हैं, समझ में आई। जिसमें इसका जब आप जीनोटिपिक या फिनोटिपिक रेशियो निकालते हो, यानी फिनोटाइप तो आसान है, जीनोटिपिक इज़ अ वेरी टिपिकल। आई डोंट थिंक यहाँ इसको आप आसानी से निकालेंगे या आता होगा, ये सब नहीं आता है, बस जानकारी रखिए। तो यहाँ पर जो रेशियो मिलता है, अच्छा होता क्या है, ये डबल मोनोहाइब्रिड का एक प्रकार से कह दीजिए क्रॉस होता है। जिससे अभी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या ये रेशियो मिला 3:1। मैंने कहा ये डाईहाइब्रिड डबल है तो 3:1 3:1 यही मिलेगा। दोनों को आपस में क्रॉस कराओ, 3 देखो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, फिर देखिए 3 1 जा 3, फिर 1 1 जा 1, समझ में आया।
तो ये जो 9:3:3:1 आपको मिल रहा है ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, विच इज़ द डबल ऑफ द मोनो हाइब्रिड क्रॉस। आपको सामने हमने पेश कर दिया, दिखा दिया है यहाँ पर हुआ क्या। लेकिन जब जीनोटाइप आप देखते हो तो आप उसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वाले को आप ग्रो करवाइए, मल्टीप्लाई करवाइए, यानी कि 1:2:1 मिला था, जेनेटिक लेवल का था। तो 1:2:1 1:2:1 जब दोनों को आपस में डबल करवाएंगे तो जो रेशियो मिलेगा ये हमारा कहलाता है उसका जेनेटिक मैप बन जाता है, नहीं जेनेटिक या जीनोटिपिक रेशियो। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा रिंकल येलो के रूप में आता है, ये हमारा रिंकल ग्रीन के रूप में आता है, सॉरी रेड। यहाँ पर हमको रिंकल येलो दिखाई पड़ता है, ये रिंकल ग्रीन के रूप में आता है। तो ये दोस्तों जो रेशियो मिला हमको, रेड येलो का 9 है, रेड ग्रीन का 3 है, रिंकल येलो का 3 है और रिंकल ग्रीन का हमारा 1 है। तो ये जो रेशियो आपके सामने दिखाया गया है ये किसकी बात करता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करता है। क्या मामला समझ में आ रहा है? तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जितनी बोर्ड पे बातें लिखी अगर आपने समझ लिया तो पूरे चैप्टर को जड़ से नहीं छोड़ देंगे आज आप इस चैप्टर को। ठीक है, आगे देखो, ये बात हो गया। अब यहीं पर दोस्तों क्या आने लगा, कुछ नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में सुनने आ रहेगा। कहा कि भैया मेंडेलियन कितना मेंडेलियन कर रहे हो, थोड़ा सा उनके अलग बातें बताओ। तो लोगों ने कहा हाँ ये तो बात सही कह रहा है। तो उन्होंने कहा हम बताएंगे नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर में इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहता है कि देखो मैं डोमिनेंसी जब रहता था तो मैं दबंगई करता था, लेकिन इस बार मैं इनडोमिनेंस करूंगा। इसको सबसे पहले दोस्तों कोरेंस नाम के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने मिराबिलिस जलापा में इसको सबसे पहले देखा था, यानी 4 o'clock भी कहते हैं इसको, एंटीराइनम भी कहते हैं, स्नैपड्रैगन भी आप कहते होंगे। तो ये सब अलग अलग जो फ्लावर्स आपके सामने दिखाई पड़ते हैं, इसमें कोरेंस साहब ने मिराबिलिस जलापा में देखा। इन्होंने कहा देखो मुन्ना ऐसा है ना कि जो पेड़ है ना इसका, ये जो फ्लावर्स के होते हैं ये फ्लावर्स 2 कलर के होते हैं, यानी कलर के आधार पर बताया कि एक तो कलर होगा हमारा रेड जिसको कैपिटल आर का बोलोगे, एक होगा वाइट जो कि स्मॉल आर कहा जाएगा। देखो जब गैमेट बनाते हो तो आर अलग स्मॉल आर अलग हो जाता है, ये बात समझ में। देखो ये बात जब हो गया दोस्तों तो जो इसके गैमेट बने थे, गैमेट कहता है कि दादा मैं जो बनूंगा ना मैं तुम दोनों से अलग बन जाऊंगा। ये कहते थे कि मैं तो रेड हूँ मुन्ना, तुम वाइट हो, लेकिन लड़का का बन गया, पिंक बन गया। अब बड़ी तकलीफ हुई लोगों को कि बताओ कि मैं तो रेड हूँ ये तो वाइट है और जो आए हैं वो बेचारे तो बिल्कुल पिल्लू हैं, पिंक बन के तैयार हो गए। अब तकलीफ इनको आने लगी। उन्होंने कहा घबराओ मत, मैं तुम्हारा ही वंशज हूँ, बस मुझे सेल्फिंग तो कराओ पहले, कहीं ना कहीं मेरे दादा परदादा में करेक्टर रहा होगा जिसलिए मैं आ गया हूँ। तो ये कहता है कि जब 2 करेक्टर्स को आपस में अलग अलग फूलों को रिएक्शन आप करवाते हो तो तीसरा मिल जाए, ऐसी सिचुएशन को इनकम्प्लीट कहता है। ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे पर दबंगई नहीं दिखा पाऊँगा, ये कहता है साहब मैं भी नहीं दिखा पाऊँगा, मैं तो कमज़ोर हूँ। तो वो कहता है कि तो तुम दबंगई नहीं दिखाओगे, मैं नहीं दिखाऊंगा तो दिखाएगा कौन? तो कहेगा ऐसा करो ना तुम दिखाओ ना मैं दिखाऊं, हम दोनों मिल करके एक तीसरा खोज करते हैं और इसी खोज को कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जब सल्फिंग हो जाती है तो आपको रेशियो इस तरह मिल जाता है, देख सकते हैं रेशियो मैंने लिख दिया है, जिसको आप बिल्कुल आप मोनोहाइब्रिड से आप तुलना कर सकते हैं, 1:2:1 के नाम से जाना जाता है। क्या मामला क्लियर भाई साहब? इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्लियर। वहीं पर आइए को डोमिनेंस। ये कहता है को माने संयोग, यानी दोनों लोगों की मदद की बात करेगा। देखो बोथ जीन आर एक्सप्रेस्ड एज अ हाइब्रिड के रूप में दोनों दिख जाते हैं। ये कहता है कि देखो साहब ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप ले लीजिए ना, उसमें एबीओ ब्लड ग्रुप में, एबीओ ब्लड ग्रुप जो होता है ना भाई साहब, देखिए हम लोगों के अंदर ए है, बी है, ए बी है, ओ है, इसी में कोई कह सकते हैं यूनिवर्सल डोनर भी यूनिवर्सल रेसिपेंट भी होता है, ये आपको पता है, ओ और ए बी के नाम से बताया गया होगा। अब होता क्या कि इन सारे जीनों को ना कार्ल एंड स्टेनर ने जब 1900 में बताई बातें तो इन्होंने सारी चारों ग्रुप को एक्सप्लेन किया और बताया उन्होंने कि इन चारों ग्रुप को अगर कोई कंट्रोल करने वाला है तो इस दुनिया में तो उसका नाम है आई जीन। और आई जीन भी बड़े बड़े अलग अलग एलील के फॉर्म में पाया जाता है। उन्हीं चीज़ों को समझना है क्यों यहाँ पे कंट्रोल करना है सारे एबी ब्लड ग्रुप को कौन करेगा? आई जीन के 3 रूप हैं, जैसे एक नाग है, एक इच्छाधारी नाग है, एक गड़हा टाइप का है। तो ये जो 3 कलर आप देख पाते हैं, 3 चीज़ें, ये एक ही चीज़ है लेकिन उसका रूप अलग है, कैरेक्टर अलग शो करेगा। तो आई कहता है कि साहब मैं ना आई ए के रूप में रहूँगा, आई बी के रूप में रहूँगा और आई सिंपल रहूँगा। ये कहता है कि आई ए और आई बी दादा हैं, डोमिनेंसी शो करेंगे और आई बेचारा हमारा कमज़ोर है तो रिसेसिव हो जाएगा। हालांकि ये जब आई के साथ रिएक्शन करता है तो ओ ब्लड ग्रुप बना देता है। आई ए और आई बी, ये ध्यान रखो, आई ए हमेशा दबंगी दिखाएगा कि आई ए और आई अगर साथ में है तो ब्लड ग्रुप ए बनेगा, अगर ब्लड ग्रुप बी वाला है आई के साथ रिएक्शन करता है तो बी बनेगा, अगर ब्लड ग्रुप आई है तो ब्लड ग्रुप ओ वाला बनेगा। लेकिन अगर आई ए और आई बी है तो इसमें कोई नहीं कह सकता है कि मैं बनूंगा या मैं बनूंगा। ये लोग कहेंगे माई बाप हम तो दोनों दबंगई दिखाते हैं ना, तो ऐसा करो दोनों मिल के आ जाते हैं। तो ये कहता है ठीक है मुन्ना,
आई और आई भी जब रिएक्शन करवाते हैं ना तो क्रॉस करके बनाता है ए बी ब्लड ग्रुप। इसीलिए आपके सामने देखिए, मैंने कहा ना दोनों कैरेक्टर जब शो होता है, ये नहीं कह सकते कि मैं आऊँगा, देखो लिखा मैंने बोथ जीन एक्सप्रेस, तो यहाँ पर आई ए भी आ जाता है और आई बी भी आ जाता है, इसीलिए ब्लड ग्रुप हमारा क्या हो जाता है, ए बी हो जाता है। क्लियर है बात यहाँ तक? आई करते हैं तो ओ ब्लड ग्रुप बन जाता है। मामला क्लियर है इनकॉम्प्लेंट डोमिनेंस और इसमें कोडोमिनेंस में, सही है। चलो भाई, अब देखो पॉलीजेनिक क्या है, इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक बहुत आसान है, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं बेटा जिसको कंट्रोल करने के लिए 3 या 3 से ज़्यादा जीन की ज़रूरत पड़ती है। मैंने क्या कहा, जब यहाँ पर हाँ एक एग्जाम्पल देखिए, ये एक प्रकार से मल्टीपल एलील का ही एक एग्जाम्पल है ना, जब एक कैरेक्टर्स कई सारे जीन्स को कंट्रोल किया जाता है। जैसे ए बी ब्लड ग्रुप एक लक्षण है, कैरेक्टर है, कंट्रोल करने के लिए आई बी ये सब होते हैं ना, तो ये बहुत सारे जीन्स होते हैं। तो मल्टीपल माने बहुत, जेनेटिक माने एलील माने जीन, समझ में आया ना। अब यहाँ पर बताया मैंने, पॉलीजेनिक कहता है कि जब एक कुछ ट्रेट्स, कुछ कैरेक्टर्स कंट्रोल किए जाते हैं 3 या 3 से ज़्यादा जीनों से, यानी कि एक ही लक्षण है, उस लक्षण को कंट्रोल करने के लिए इतने सारे जीन हैं यहाँ पे। क्या भाई क्या करते हैं लोग, देखो जैसे बताता है कि ह्यूमन का जो स्किन होता है ना, ये हमारा स्किन है ना, कोई का काला होगा, कोई भुर्रा होगा, कोई लहा होगा, समझ पा रहे हो, कोई का थवड़ा होगा। तो ये जो अलग अलग वैरायटीज़ आपको दिखाई पड़ते हैं झौवा का मुँह बना के, वही सब बता रहा हूँ। ह्यूमन के स्किन का कलर क्या है और आदमी का हाइट कैसे होगा, वो लंबू होगा कि मतलब गबड़े टाइप का गबड़ा होगा, छोटा होगा, है ना। तो ये सब कलर, हाइट, ये सब बेचारे हम देखते हैं, इनको डिफाइन करने के लिए कोई एक ही जीन होता है जो इन सारे कलाकारियों में भाग लेता है, समझ में आए ना। तो ये सब बहुत सारे कैरेक्टर्स को निभाने वाले हमारे ये सब कुछ लक्षण होते हैं जिनको बहुत सारे कोई एक ही नहीं निभा रहा है। ये कहते हैं कि मैं बहुत जीन मिलके तब आपके शरीर का स्किन बनाऊंगा, हम बहुत जीन मिलके तब आपको लंबा और छोटा कर पाऊंगा। तो ये सारे लक्षणों को मैनेज करने के लिए एक पर्सनल व्यक्ति नहीं है साहब, बहुत सारे जीन मिल करके तब ये कारनामा करते हैं, 3 या 3 से ज़्यादा। फिर देखो प्लियोट्रॉफी क्या है, प्लियोट्रॉफी, प्लियो माने जो बदलता रहे। देखो जीन जब कंट्रोल करता है मोर देन 1 कैरेक्टर, एक ही जीन है, लेकिन बेचारे के ऊपर इतना जिम्मेदारी दे दिया गया है कि तुम जाओ स्किन का कलर देखो, तुम आँख का कलर देखो, आँख भुर्रा बनेगा कि काला बनेगा कि नीला बनेगा कि पीला बनेगा, ये जितने भी वैरायटीज़ दिखाई पड़ते हैं, व्हेन द वन जीन आर कंट्रोल टू द मैनी कैरेक्टर्स इज कॉल्ड एज द प्लियोट्रॉफी विच कैन बी चेंज दिस स्ट्रक्चर्स। आगे देखना, पॉलीजेनिक बता ही दिया मैंने। एग्जाम्पल में कोई पूछे कि कौन सा ऐसा दबंगई तुम्हारे पास है जो ये सब काम करवा रहा है, तो बता देना कि देखिए सर, आप एक जीन है और लेकिन कंट्रोल करते हैं बहुत सारे कैरेक्टर्स को। तो उन्होंने कहा कौन सा ऐसा जीन है जो कैरेक्टर करता है, तो कहा कि पीक्यू में आओ। पीके ना समझ जाना भैया, हाँ नहीं तो आमिर खान को लेकर चले आओ कि पीके बता रहे हैं साहब, नहीं, पीकेयू। देखिए फेनिलकेटोन्यूरिया ये एक रोग है, एक डिजीज़ है, डिसऑर्डर कह दीजिए। देखिए इसमें होता क्या कि ये इसमें मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, यानी कि आपकी बुद्धि कमज़ोर हो जाती है, गिरने लगती है, डाउन होने लगती है। ये आप देखिएगा आपके स्किन का जो हेयर होता है ना, इसके पिगमेंटेशन जो होते हैं, यानी स्किन का कलर, मेंटल का रिटार्डेशन, ये तमाम चीज़ आप देखेंगे दोस्तों एक म्यूटेशन के द्वारा होता है। वो म्यूटेशन एक जीन कोई होगा वही कर देता है, यानी एक सिंगल जीन है जो जीन आपके शरीर के कलर को भी बदलता है, पिगमेंट को बदलता है और आपकी बुद्धि को बिल्कुल कैसे न बैल का बुद्धि बना देता है, समझ पाए ना, रिटार्ड कर देता है। तो ये करवा रहा है। फिर देखिए वहीं पर आप समझ लीजिएगा कि ये क्या करता है, जैसे जीन बी आप पढ़ेंगे, आगे पढ़े होंगे, जीन बी क्या करता है, ये कंट्रोल करता है मटर के पौधे में, यानी कि सीड का शेप क्या होगा, सीड की साइज़ क्या होगी और सीड का शेप क्या होगा मटर के केसेस में, ये भी एक ही जीन कंट्रोल करता है। वहीं पर आपको एफसीए मिल जाएगा जिसको आप सिकल सेल एनीमिया बोलते होंगे, जो कि हंसिया के आकार का आपका देखेंगे आरबीसी बन जाता है, जिसमें पिकअप करने की क्षमता जो है ऑक्सीजन की डाउन होने लगती है। ये हीमोग्लोबिन के बीटा नंबर 6 कार्बन नंबर पे आपको देखेंगे, जो है ना ग्लोबिन का जो चेन होता है जो बीटा चेन वाला, उसी के कार्बन नंबर 6 पर आप देखेंगे कि ग्लूटामिक एसिड हमारा बैलिन एसिड आ जाता है ग्लूटामिक एसिड पर। तो ये बदलाव आपको देखने को मिल जाएगा, ये सब एक ही जीन की वजह से कंट्रोल किए जाते हैं। फिर देखो अब बताओ ना, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। जब क्रोमोसोम दोस्तों जब बदल देता है, यानी क्रोमोसोम आप जानते होंगे कि हमारे बॉडी में तो है, वो 23 पेयर जो हैं, जब उसमें कुछ म्यूटेशन हो जाए, उसमें कुछ डिलीशन हो जाए, उसमें कुछ एडिशन हो जाए, इस प्रकार से बॉडी में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। तो इसी को बताया गया कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोम कैसे एक थ्योरी बना करके हम कैसे बताएं कि हाँ ये कैरेक्टर्स पेरेंट्स से प्रोजेनी से में जा रहा है या वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कैरी कर रहा है वो, तो उसी के बारे में बताया गया। सबसे पहले हमारे थे
आप जानते होंगे सटन एंड बाबरी साहब को, इन लोगों ने सन 1902 में अपनी एक थीम बना के रख दिया। उन्होंने कहा देखो भाई साहब, ये जो क्रोमोसोम आपके शरीर में पड़ा है ना, ये बहुत खतरनाक खेल है। जब स्कूल जाते हो, जब मान लो कि आपके पास कार है, ठीक है, कार है और बच्चा क्लास 3rd में पढ़ रहा है, तो आप बताओ क्लास 3rd में पढ़ने वाला बच्चा, उसको छोड़ने के लिए उसके पिताजी कार पे लेकर जाते हैं। तो कार तो एक साधन है इसको छोड़कर आने के लिए, किसको, विद्यालय, किसको, बच्चे को, ताकि वो क्या कलेक्ट कर सके, ज्ञान। समझ में आया ना। तो ये कहता है कि सटन बाबेरी ने कहा दादा ऐसा है ना कि क्रोमोसोम एक संसाधन, एक व्हीकल्स होता है, क्या करता है, जो अपने ऊपर जीन को बैठा लेता है। गाड़ी एक संसाधन है, उस कार में बैठा है लड़का, तो ऐसे जीन हमारा, क्रोमोसोम हमारा एक संसाधन है जिसके ऊपर बैठा रहेगा क्या, जीन। वही कहा कि एक व्हीकल्स है जिस पर जीन को बैठाते हैं हम लोग, और जीन को ले जा कर के हम लोग छोड़ कर चले जाते हैं कहाँ पर, एक जनरेशन से अदर जनरेशन में। कैसे, वाया द गैमेट। जब गैमेटिया ट्रांसफ़र होता है जनरेशन टू जनरेशन, तो उसी में बैठा है क्रोमोसोम, उसी क्रोमोसोम पर तिल की तरह चिपका हुआ है जीन, और सारे जीन जानते हैं कि कंट्रोल करते हैं आपके कैरेक्टर्स को। तो ये बात इन्होंने इसमें बताने का काम किया है। एक काका थे जिसका नाम था टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन बेचारे क्या करते थे, इनको हम लोग कहते थे फ्लाई मैन आ गया, फ्लाई मैन, उड़ने वाला व्यक्ति आ गया। हाई काहे उड़का उड़े, फ्लाई मैन काहे कहा होगा, तो इसका रीज़न है भैया, देखो फ्लाई मैन इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने फ्लाई मैन ऑफ द गैम जेनेटिक्स के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने फ्रूट फ्लाई पर, यानी आप समझ लीजिए कि ड्रोसोफिला मेलांगेस्टर पर इनका बहुत खतरनाक डिस्कवरी थी, और इन्होंने ये प्रूफ करने की कोशिश की थी कि हाँ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है क्या। तो जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बताएगा, उसके ताऊ जी को, चाचा जी को, काका जी को प्रूफ कर देगा, वही तो फ्लाई मैन माना जाएगा। तो ये बड़े खतरनाक थे, इसीलिए टी.एच. मॉर्गन साहब का बहुत बड़ा योगदान है हमारे इस पूरे जेनेटिक्स के क्षेत्र में, जिन्होंने फ्रूट फ्लाई यानी कि ड्रोसोफिला मेलांगेस्टर पर अपना पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट किया है। क्लियर हुआ बात। चलिए, लिंकेज, आप जानते हैं कि क्रोमोसोम होमोजीनस जो क्रोमोसोम होता है ना, इस पर जो छोटे छोटे चिपके रहते हैं तिल की तरह, मोल की तरह, वो जीने तो है, और जीनिया ना थोड़ा सा क्लोज रहेगा, बहुत चिपक कर रहेगा। तो वही चीज़ बताया गया कि देखो लिंक करना, क्रोमोसोम पर जीन का चिपक जाना वही लिंक करता है, और जब जुड़ जाता है तो लिंकेज कहा जाता है। जिस पर चिपकता है उसका एक लोकस होता है, प्लूरल में बोलते हैं लोकाई कहा जाता है। तो हर एक पर्टिकुलर जीन हमारा किसी होमोजीनियस क्रोमोसोम के एक स्पेसिफिक एरिया पर ही चिपकता है, जिसको लोकाई कहते हैं। और यहाँ पर देखेंगे कि अगर ये लिंकेज यानी बहुत सटा हुआ है, जीन चिपक के क्रोमोसोम पर चिपका है, तो जान जाना जीन अगर बहुत ज़्यादा हो गया, यानी कि जीन यहाँ पर क्या हो, बहुत क्लोज है। सो इससे फ़ायदा क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। बाबू ये बताओ कि ये क्रोमोसोम है, इस पर जीन चिपका हुआ है, तो क्या यहाँ से रिकॉम्बिनेशन हो पाएगा, आपस में क्रॉस करवा पाएंगे, नहीं हो पाएगा। तो यहाँ रिकॉम्बिनेशन होने की दर कम हो जाएगी अगर लिंकेज बहुत ही चिपक के रखा हुआ है, यानी उसके बीच का जो दायरा है वो, यानी कहते हैं उसका जो कहते हैं जो रेडियस है, डायमीटर, वो बहुत ही क्लियर है, बहुत ही स्मॉलेस्ट है। सो आई डोंट थिंक दे कैन बी रिकॉम्बिनेंट टू ईच अदर, राइट। तो यानी साथ चिपकेंगे तो उनके आगे जाने के चांसेस कमज़ोर हो जाएंगे, पूरे नहीं जा पाएंगे, तो रिकॉम्बिनेशन कम हो जाता है, ये ध्यान देना। यानी कि लिंकेज हमेशा प्रोपोर्शनल होता है 1/, रिकॉम्बिनेशन, लिंकेज ज़्यादा, रिकॉम्बिनेशन कम, रिकॉम्बिनेशन तगड़ा, लिंकेज कम, यानी वन एक दूसरे के क्या है, ये रेसिप्रोकल है। क्लियर बात। आगे देखो भाई, सेक्स डिटर्मिनेशन समझ लीजिए। देखो आप जानते होंगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या है, आप लड़का हो, एक लड़का ही होती है, दोनों के अंदर क्या है, अपने अपने एक क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम में क्या है, 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, 22 दोनों में मेल फीमेल में बराबर होते हैं, जिसको ऑटोसोम कहते हैं। 23 वाला केवल हमारा क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है, जिसको एलोसोमी कहा जाता है, और वही डिफाइन करता है, वही क्या बनाता है, गैमेट का फॉर्मेशन करता है। मेल में अस्पर्म, फीमेल में ओम बनाता है। जब यही दोनों आपस में फ्यूजा लेते हैं तो जायगोट बनाता है, वही जायगोट आगे वेल डेवलप करके एक नया लड़का तैयार कर देता है, एम्ब्रियो बना देता है। समझ में आए ना, तो वो बातें हैं। तो देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन में एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था हैकिंग। हैक नहीं कर रहा है भैया, हाँ हैकिंग है ये। हैकिंग साहब क्या किए, ये 1891 में ना ये इसे अध्ययन कर रहे थे क्रोमोसोम के बारे में। बस अचानक से इन्होंने एक प्लान तैयार किया, मतलब एक्सप्लेन दिया, डिस्कवरी किया होगा। इन्होंने कहा साहब ऐसा है ना कि मैंने एक चीज़ देख लिया। लोगों ने कहा क्या देखा, कहा हमने एक्स बॉडी देखा है। कहा मैंने एक्स तो सुना था, ये एक्स बॉडी का देखा है। और लोगों के बीच में काफ़ी हंसी मजाक इनके विषय में हुआ, हालांकि बड़े खतरनाक ये भी थे। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि तुम लोग झिलमिलाओ ना, ठीक है ना,
तिलमिल तिलमिल कर रहे हो, आओ मैं दिखाता हूँ। एक्स बॉडी बताया कि हाँ ये एक्स बॉडी है, यही तो है आपका क्रोमोसोम। बाद में हालांकि इसका नाम दे दिया एक्स क्रोमोसोम कहा गया था। इन्होंने बताया पूरी बात, तो कहा कि देखो इसमें ऑटोसोम होते हैं जो कि नॉन सेक्स क्रोमोसोम है, जो कि 22 पेयर है। इसमें एलोसोमी होता है, येलोसोम होता है जो कि सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो ये बात इन्होंने इस पर अपने इस एक्सपेरिमेंट में प्रूफ कर दिया। सही है। अब इसी को आप जानते होंगे कि 50% चांस मेल के, 50% फीमेल के चांस होते हैं, कैसे क्रॉस हुआ जाता है, ये सब आपको पता है, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, तो ये सब इतना ज़्यादा मजा नहीं है। आगे देखो, अब बताइए इसमें म्यूटेशन। देखिए म्यूटेशन क्या है ना, कुछ बदल जाए यानी सडन चेंज हो जाए, तो वही मैंने लिखा है कि सडन इनहेरिटेबल चेंजेस इन द डीएनए। आपके डीएनए पर ये सब न्यूक्लियोटाइड चिपके हैं, कहूँ न्यूक्लियोटाइड उठा के फेंक दो, तो हटाई दो और एक ला के दूसरा जोड़ जाओ। पता लगा था कि ये वाला डीएनए के ऊपर जो चिपके हैं सारे जीन हमारे, ये बनाने जा रहे थे किसी बच्चे के एम्ब्रियो में आँख, और किसी गलती से इनमें ये वाला एरिया कट गया, अब आगे इतने एरिया बचा। अब बताओ कि जब वो आँख बनाएगा आगे चल के, तो आँख पूरा बन पाएगा? नहीं बन पाएगा भाई, वो आँख के लिए प्रोटीन तैयार ही नहीं हो पाएगा। तो लड़का जब पैदा हो जाएगा तो काना निकलेगा, समझ पा रहे हो ना। यानी कुछ ना कुछ आपको कहते हैं विकलांगता दिखाई पड़ जाएगी। इसी को म्यूटेशन कहा जाता है, जो सडन अचानक चेंज हो जाए इनहेरिटेबल डीएनए के अंदर, तो इसी को बोलते हैं, हम कहते हैं। देखो क्या होता है ना कि ये दो प्रकार के होता है, एक का नाम होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या करता है ना, इसके अंदर एक क्वालिटी है। फ्रेम शिफ्ट का होता है कि साहब देखो न्यूक्लियोटाइड जो होता है ना, इंसर्ट करो या तो डिलीट कर दो, यानी कि एक पूरा का पूरा डीएनए है और उस डीएनए पर, जैसे ये मान लो कि डीएनए है और इस पर ये न्यूक्लियोटाइड सब चिपके मान लो, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि देखो ये ना फ्रेम शिफ्ट में क्या होता है कि ये पूरा का पूरा कवर कर दो, इतना एरिया गायब कर दो ये, और इसका उठा करके ना ABC और इसका ABC, इसका उठा करके इधर ट्रांसफ़र करो, इनको उठा के इधर कर दो, यानी कि पूरा का पूरा फ्रेम बदल दो। तो इस फ्रेम को बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये कि म्यूटेशन का भी रीजन है। पॉइंट म्यूटेशन, एक सिंगल बेस पेयर चेंज हो जाए बस। देखो इसमें आप बताइए सिंगल बेस पेयर जब चेंज होता है, जैसे SCM सिकल सेल एनीमिया में आपको बताया था मैंने कि ग्लूटामिक एसिड जो होता है ये वैलिन एसिड में आ जाता है, यानी कि देखो यहाँ पर A है, A हमारा बदल गया किसमें, U में। इसी बेस पेयर के चेंज हो जाने से वैलिन एसिड आ जाता है कहाँ पर, ग्लूटामिक एसिड पर, जो कि ये ग्लोबिन में ग्लोबिन जो चेन होता है बीटा ग्लोबिन, उसमें हीमोग्लोबिन का एक भाग होता है। तो हीमोग्लोबिन के जो बीटा वाला भाग होता है, बीटा ग्लोबिन में कार्बन नंबर 6 पे इस प्रकार के बदलाव देखने को मिलते हैं, जिस वजह से RBC हमारा जो होता है अपने शेप और साइज़ को क्या करता है, खो बैठता है और उसके साइज़ से बदल जाते हैं, जो कि हंसिया के आकार के हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन के जो लेवल होते हैं उसको कम कर देता है। व्यक्ति को जो है कहते हैं सफोकेशन जैसी फीलिंग आने लगती है। समझ में आई बात ना। आगे देखो, देखिए म्यूटाजीन, ऐसे जीन जो दोस्तों हमारे शरीर में म्यूटेशन काज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द म्यूटाजीन विच कैन बी काज, या कह सकते हैं 2-3 प्रकार के हो सकते हैं। जैसे देखो एक फिजिकल होता है जिसमें अल्फा है, बीटा है, गामा है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, ये सब क्या करते हैं, शरीर पर कहीं पड़ी म्यूटेशन हो गया, अल्ट्रावायलेट पड़ी स्किन कैंसर के साथ साथ चेंज हो गया, जीन में बदलाव हो गया। एक होता है हमारा दोस्तों केमिकल, केमिकल में जैसे मस्टर्ड गैस ये हुई थी, फेनॉल होता है, फार्मेलिन होता है, अमीनो एसिड, एसिटिक एसिड होता है, फार्मिक एसिड होता है, अमोनिया होता है। ये तमाम चीज़ें जो आपके सामने दिखाई पड़ती है ना, ये सब मिल करके दोस्तों क्या बनाती हैं, इस प्रकार के बदलाव आपको दिखाई देते हैं। फिर आइए इसमें हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट सॉरी देखो ये होता क्या है। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडल के द्वारा दिए गए बहुत सारे डिसऑर्डर हैं, जिसमें आपको सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ कलर ब्लाइंडनेस। देखो आँख से ना, हमारी जो आँखी है ना, आँख से दिखना भी थोड़ा, जिसमें आप लाल हरे की पहचान न कर पाओ, यानी कि आप कहने का रेड ग्रीन में कंफ्यूज हो जाते हो। अच्छा होता क्या दोस्तों, इसमें हुआ कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ होता है, जिसमें ग्रीन और रेड की पहचान करने में तकलीफ होती है। इसमें मेल्स में ना 8% होता है, फीमेल में क्या होता है 0.4% होता है। अब प्रश्न आता है कि साहब ये मेल में तो बहुत ज़्यादा है लेकिन फीमेल में तो बहुत कम बानी, तो इसका रीज़न क्या है ना, फीमेल में थोड़ा दोस्तों है क्या ना कि एक्स क्रोमोसोम होता है, और मेल में क्या है, मेल में XY है, फीमेल में XX है। तो मेल में दोस्तों क्या है कि XY है, तो ये X पे अटैक करता तगड़ा। फीमेल में 2 X है, तो एक को थोड़ा सा तकलीफ कम देता है, अगर मान लो ज़्यादा हो जाता है तो दूसरे पर ट्रांसफ़र हो जाए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हो जाए, म्यूटेशन के रूप में जाना जाता है। समझिए। अच्छा होता क्या दोस्तों कि जो हमारी जो आँख होती है ना, इस आँख में आपको देखेंगे कि अगर ये डिजीज़ यानी रेड वाला, अगर रेड कलर ब्लाइंडनेस हुआ है, यानी रेड कलर ब्लाइंडनेस, अगर लाल को पहचानने में तकलीफ हुई तो इस लाल को पहचानने में आप कह देंगे इसको
प्रोटानोपिया कहा जाता है ना। अब ये हमारा क्या करता है दोस्तों कि ये प्रोटेनोपिया जो होता है ये हमारे रेड के लिए जिम्मेदार हो गया। अब वहीं पर आप देखेंगे कि ये जो हमारी आँख होती है ना, इस आँख में आपको क्या होगा, ड्यूटेरानोपिया होगा। जो ड्यूटेरानोपिया रेड नहीं, वो ग्रीन के लिए जिम्मेदार हो जाएगा, जो ग्रीन को कहते हैं कि पहचान करने में तकलीफ होगी। तो ये दोनों नाम ध्यान दीजिएगा, दोनों नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आते हैं, आपको किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में दे देगा कि रेड कलर ब्लाइंडनेस को पहचान करने वाले को क्या कहते हैं, और जो ग्रीन वाले को ग्रीन में कलर ब्लाइंडनेस होते हैं उसके लिए हम क्या नाम इसका पर्टिकुलर देते हैं। तो इसको ध्यान देना है कि प्रोटेनोपिया क्या होता है और ड्यूटेरोनोपिया क्या होता है। समझ में बात है। चलिए आगे बताता हूँ इसमें कि ये तो हमारा मेंडेलियन डिसऑर्डर का पहला आपने देखा। अब दूसरा बताने वाला बेटा, देखो दूसरा बता दीजिए हीमोफीलिया। बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि ये साहब क्या है ना, एक ब्लड हमारा इसमें बहता रहता है। अभी महारानी विक्टोरिया से हमारे देश में आया था, जिसकी वजह से आप जानते हैं कि ये ह्यूमंस के बॉडी पे कहीं भी कट लग जाता है तो कुछ प्रोटीन्स होते हैं, उस प्रोटीन्स की अनुपस्थिति में कह दीजिए जिससे फाइब्रिनोजेन वगैरह हो गए, ये नहीं होते, जिसकी वजह से ब्लड का क्लॉट नहीं हो पाता है और ब्लड कंटिन्यू बहता रहता है, जिसकी वजह से ह्यूमंस के अगर कंटिन्यू चल रहा है तो मरने के चांसेस भी हो जाते हैं। फिर अगला आता है ESC, आप जानते हैं सिकल सेल एनीमिया, जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज़ होते हैं। अब ये अच्छा देखो हीमोफीलिया भी ध्यान देना, हीमोफीलिया भी हमारा वही है दोस्तों, आपका जो है क्या एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज़ में आता है। ESC सिकल सेल एनीमिया कहता है कि साहब मैं तो ऑटोसोमल वाला हूँ, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज़ हूँ। तो कहता है तो क्या हुआ, कुछ करोगे? कहा देखो साहब मैं ना हीमोग्लोबिन का कार्बन नंबर 6 बीटा चेन का, अगर वहाँ पे मेरे पास ग्लूटामिक एसिड वैलिन में चेंज हो गया तो मैं अपने RBC को चेंज कर दूंगा, जिस वजह से आप सांस नहीं ले पाओगे, ट्रांसपोर्टेशन हो नहीं पाएगा और ख़त्म हो जाओगे। तो ये मामला इनका है। उसी के अगले क्रम में आते हैं, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर में आता है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया आप जानते हैं दोस्तों कि एक म्यूटेशन होता है, या हम कहते हैं म्यूटेशन के साथ साथ डिलीशन हो जाता है। म्यूटेशन या डिलीशन होने की वजह से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्या होता है, ये आगे बढ़ाता है। अच्छा होता क्या, अगर म्यूटेशन या डिलीशन हो जाए तो उसका रिजल्ट क्या होगा और कहाँ पे होगा, ये ग्लोबिन चेन पे होता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, एब नॉर्मल हीमोग्लोबिन हो जाता है। अब जब हीमोग्लोबिन का नॉर्मलिटी नहीं क्लियर हो रहा है, बार बार बदल जा रहा है, तो ध्यान रख रहा हो कि अब नॉर्मलिटी हो जाएगी, मेंटल रिटार्डेशन व्यक्ति इसमें फील करने लगता है। ध्यान है ना, ये बात समझिएगा। अब आता है इसमें PKU, अभी मैंने कहा फेनिलकीटोन्यूरिया। फेनिलकीटोन्यूरिया दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या होता है ये इनबॉर्न एरर होता है, बचपन में कहा ये इनबॉर्न एरर है जो ह्यूमंस के अंदर होता क्या कि मेटाबॉलिज्म की एक प्रॉब्लम है ये, ठीक है ना। इसमें होता कि व्यक्ति के अंदर एक एंजाइम होता है जिसकी कमी हो जाती है, यानी कि लैक ऑफ एंजाइम। अब वो एंजाइम करेगा क्या, आप जानते हैं कि ह्यूमंस के शरीर में फेनिल एलेनिन ये बनाना चाहता है टायरोसिन, फेनिल एलेनिन बनाना चाहता है टायरोसिन, लेकिन ज़रूरी है कि उसके लिए एक एंजाइम ज़रूरी है जिसका नाम होगा फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। अब उसके शरीरिया में फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज भी नहीं पाया जाता है। तो तुम बताओ मुन्ना कि ये फेनिल एलेनिन क्या आपके दिमाग में टायरोसिन में बदल पाएगा? नहीं बदल पाएगा। तो यही बढ़िया में जमा हो जाता है, और जमा हो जाने से आप जानते हैं कि वो व्यक्ति क्या करेगा, वो बिल्कुल परेशान हो जाएगा, और परेशान होकर मेंटल रिटार्ड कर जाएगा, दिमाग नहीं काम करेगा, वो यूरिन के माध्यम बॉडी रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, यूरिन के माध्यम से निकलता चला जाएगा। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स देखने को इसमें मिलता है, ठीक है ना। आगे देखिए, अब हम बताते हैं कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के नाम से, जिसका नाम है एनिप्लॉइडी। देखो एनिप्लॉइडी का मतलब क्या है ना, एनिप्लॉइडी कहता है कि गेन करो या लॉस करो, क्रोमोसोम को या तो जोड़ लाओ या तो हटा दो, यही कहता है एनिप्लॉइडी। लेकिन ये होता क्या है ना, इसमें न्यूलिसोमी होता है। न्यूलिसोमी में आप जान लीजिए कि 2n-2 जितना तुम्हारे शरीर में 46 क्रोमोसोम है, उस 46 में 2 घटा दो, 44 से छोड़ो, ये हो गया न्यूलिसोम। मोनोसोमी कहता है कि मेरे बॉडी में 46 क्रोमोसोम है यार, लेकिन मैं 1 कम कर दूंगा, यानी 2n था 46 था, लेकिन 1 कम करके मैं 45 बदल जाऊंगा, ठीक है ना। तो इसको मोनोसोमी कहते हैं। ट्राइसोमी कहता है कि मेरे पास 2n+1 होगा, जितना है उसमें 1 प्लस ऐड कर दो, यानी 47 आ गया। और ये कहता है टेट्रासोमी कि जितना है उसमें 2 जोड़ दो, यानी 46 था बट 2 एडिंग, दैट इज़ द 48 क्रोमोसोम यू हैव, दैट इज़ अ म्यूटेशन। है ना, कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है तो क्रोमोसोम के आधार पर कुछ ना कुछ शरीर में परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अगला आता है दोस्तों एनिप्लॉइडी का दूसरा रूप होता है, दूसरा भाई है जिसका नाम है पॉलीप्लॉइडी। ये कहता है कि तुम्हारे शरीर में जितने क्रोमोसोम के सेट हैं मैं सबको बदल दूंगा, या तो कुछ पूरा सेट ही बदल दूंगा या तो कुछ सेट को बदल दूंगा, लेकिन जब भी बदलूंगा सेट पे ही मैं धावा बोलूँगा। ये कहता है मोनोप्लॉइडी। और हमारा एनिप्लॉइडी कहता है चाचा मैं तो बस आया हूँ, कुछ ना कुछ क्रोमोसोम में 1+2 घटा बढ़ा दूंगा, बस मैं चला जाऊँगा। फिर ये कहते हैं कि तो तुम रो क्या करोगे, तो कहता है देखो मैं क्रोमोसोम के आधार पर रो करूँगा सर, जिसका पहला करूँगा मैं डाउन सिंड्रोम, और डाउन सिंड्रोम को बोलते हैं मैंगोलिज्म। आप जानते हैं ना वो जो चाइनीज़ टाइप के जो मैंगोलिज्म होते हैं, छोटे छोटे डील के होते हैं, आँखों में एकदम चिपकी रहती है, बाल वाल
ठठुरे रहते हैं, नाक जिससे गटकुले की तरह होते हैं ना, वही है मंगोलिज्म। शक्ल देखो तो पहचान ही नहीं पाओगे कि भारतीय हैं ये। इसमें होता क्या ना कि 21 क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो जाता है, यानी 2n+1 हो जाता है। तो 46 होना चाहिए था, अब ये 47 हो गया, अब एक क्रोमोसोम बढ़ गया। अच्छा, इसको सबसे पहले ना लैंगडॉन डाउन ने सबसे पहले 1866 में देखा था ना, तो इन्हीं के नाम पर बढ़ गया था हमारा क्या, ये आपका डाउन सिंड्रोम बन गया। अच्छा, इसमें होता क्या है, 3 कॉपी बन जाती है क्रोमोसोम की, कहाँ 21 वाले का। जब 21 पे क्रोमोसोम की संख्या 3 पड़ जाती है तो ये मेल फीमेल दोनों में हो सकता है, ध्यान देना। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि वो व्यक्ति जो होता है ना, उसमें भी 3 हो जाने से दोस्तों शॉर्ट स्टैचर होगा, स्मॉल राउंड होगा, हेड होगा, फॉरवर्ड जीभ होगी, उसकी पाम बड़ी ब्रॉड हो जाएगी, मुंह हमेशा खुला रहेगा, ऐसे सारे प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। फिर वहीं पर आप बात करते हैं क्लिनफेल्टर का, जिसमें दोस्तों होता क्या है कि इसमें 44+ XXY यानी इसमें 45 हो जाता है, समझिएगा इसको। अब ये 45 हो गया, ये मेल में अगर हो गया है तो मेल में दोस्तों होता क्या कि मेल में हो जाता है गायनेकोमैसिया। अब गायनेकोमैसिया क्या करता है, उस मेल के अंदर फीमेल वाले कैरेक्टर डेवलप कर देता है, यानी उसको आप देखो ना, लड़का होगा लेकिन लड़की की तरह काम कर रहा है वो, तो उसको समझिएगा। ऐसे रोग क्या होता है, इसमें वो स्टेराइल हो जाता है, और उसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो उसका मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, बुद्धि ख़त्म हो जाती है। तो जब बुद्धि ख़त्म हो जाएगी तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस प्रकार के रिटार्डेशन होगा, वो स्ट्राइल कैरेक्टर्स में शो करने लगता है, समझ आई बात। और एक तीसरा आप देख लीजिए, दिख रहा है कि नहीं लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, देखो टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम कहता है कि साहब 44 तो पहले से था, ठीक है, यानी 44 + X हो, ये कहता है कि मेरे अंदर 45 मेरे अंदर भी होगा, लेकिन ये X एक तो था और एक यहाँ पर फीमेल में एक X गायब हो गया। अब आप बताओ, फीमेल में 8 X से गायब होगा, अब बताओ कि वो फीमेल क्या फर्टाइल होगी? नहीं, फीमेल विल बी द स्टेराइल, उसका जो मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसके बॉडी में रूडिमेंट्री ओवरी होगी, यानी ओवरी होगा बट दे आर नॉट फंक्शनल, दे कैन नॉट बी फ्यूज, दे कैन नॉट बी गिव द बर्थ, राइट। तो ये तमाम प्रॉब्लम्स दोस्तों होते हैं। तो आपने मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी देख लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू से अंत तक साथ दिया है, पढ़ा है, पढ़ते रहिए, बढ़िया से पढ़िए। मैंने शुरू से आपको बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिया, पूरे चैप्टर्स को मैंने मात्र 2 स्लाइड में कवर कर दिया, क्योंकि देखिए मैंने पहले से पढ़ा रखा है, अब आप लोगों ने इसको पढ़ ही लिया होगा। अब इसमें क्या बताया जाए, अब इससे ज़्यादा थोड़े ना एक्सप्लेन करना है इसमें। अब जब मैराथन आएगा आपका एग्ज़ाम, जब आएगा आपका 4-6 दिन पहले, तो एक मैराथन में पूरी बातें हम देख लेंगे। हालांकि ये सारी बातें उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। दोस्तों तक इसको शेयर करिए दोस्तों, और वीडियो को आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करा करिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना कमेंट जरूर डाला करिए, जो दिक्कत आ रही, प्रॉब्लम्स आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़िए, इससे शेयर करिए फ्रेंड तक। बाकी मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए लेक्चर के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए इसका।